दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारतीयों के लिए कि भारत जापान को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जर्मनी से ज्यादा दूर नहीं है। जर्मनी को पछाड़कर जल्द ही भारत 2028 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन क्या हमने यह घोषणा करने में जल्दबाजी तो नहीं की? इस सत्य को जानने के लिए देखिए परम राशि चैनल का यह है आज का वीडियो। दोस्तों, भारत ने इतिहास वाकई में रच दिया है। अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग के अध्यक्ष और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने एक बड़ी खबर दी है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद यह बात कही गई। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। सुब्रमण्यम ने पीटीआई को बताया कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की या $4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अब हमसे आगे कौन? दोस्तों, हमसे आगे अब 3 देश हैं और वो 3 देश है सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे। अगर हम योजना के अनुसार काम करते रहे तो अगले 2.5 से 3 सालों में ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। दोस्तों, अब आपको बता दें कि क्या वजह है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रेटिंग के अनुसार भारत का जो औसत वार्षिक वृद्धि क्षमता का ग्राफ है वो 6.2% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वह बहुत ही आगे बढ़ा और यह बढ़कर 6.7 हो गया। अब दूसरी वजह क्या हुआ? भारत में चीजें बनना सस्ती हो गई। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वे चाहते हैं कि एप्पल कंपनी आईफोन अमेरिका में ही बनाए, भारत में नहीं। इस पर सुब्रमण्यम ने कहा है कि टैरिफ क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भारत में चीजें बनना सस्ता है। सुब्रमण्यम ने यह भी बताया है कि सरकार एक बार फिर अपनी संपत्तियों को किराए पर देगी या बेचेगी। इसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। इसका दूसरा दौर अगस्त में शुरू होगा। इससे सरकार को और पैसे मिलेंगे, जिससे देश का विकास और तेजी से होगा। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है, लेकिन अंदर देखें तो जो तस्वीर है वो अलग है। लेकिन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज हम आगे जानेंगे कि भारत है वो किन देशों को पछाड़कर जल्दी ही आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यह जानना इतना जरूरी है जितना कि यह जानना कि हम आगे निकल गए हैं। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तेजी से बढ़ रही है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की अर्थव्यवस्था न केवल चीन बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ देगी। अनुमान है इस साल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत पहले स्थान पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.3% की दर से बढ़ेगी। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था 4.6%, अमेरिका की 1.6% और जापान की 0.7% और यूरोप की 1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में तो 0.1 की गिरावट भी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो भारत में केवल 49% आबादी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलता है। असंगठित क्षेत्र जहां भारत का 90% वर्कफोर्स काम कर रहा है, वहां सामाजिक सुरक्षा की कमी है, लेकिन अब स्थिति सुधरी है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि निष्कर्ष यह निकलता है कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी की ओर भारत का काबिज होना, उसे हथियाना भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भारत भले ही लेकिन
लेकिन भारत भले ही जीडीपी की दर से आंकड़ों में जापान को पीछे छोड़ दे, लेकिन जापान कई मानकों में आज भी हमसे आगे है। विकसित देश होने के नाते जापान में जिंदगी का स्तर उच्च है और इस अंतर को पाटने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, मैन्युफैक्चरिंग, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत को फिलहाल समावेशी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक वृद्धि का दर लाभ समाज के निचले तबके तक भी जाए, तभी भारत है वो सही अर्थों में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि भारत जो है जर्मनी से कि कब और कितनी जल्दी आगे निकल जाएगा। दोस्तों पहले 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब यह एक पायदान ऊपर आ गई है। यदि हम नीति आयोग के सीईओ की बात जाने तो अगर भारत सही रास्ते पर चलता रहा तो वह जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आईएमएफ ने भी इस बारे में अपनी राय दी है। अप्रैल में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य WEO रिपोर्ट में आईएमएफ ने भी कहा है 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और छोड़ चुका है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी 4190 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, पहुंच भी चुके हैं। इसकी रीजन क्या है? चौथे नंबर पर आने की, भारत में लोगों की आय बढ़ी है। दोस्तों भारत में लोगों की आय भी तेजी से बढ़ी है। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1438 अमेरिकी डॉलर थी। 2025 में दुगुनी हो गई है, 2880 डॉलर प्रति व्यक्ति आय हो गई है। इसका मतलब कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। नीति आयोग के अप्रोच पेपर विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, डेवलप्ड स्टेट फॉर डेवलप्ड इंडिया 2047 में कहा गया कि भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। यह सिर्फ एक दशक में हुआ है जब से मोदी जी की सरकार आई है। विश्व बैंक ऊंची आय वाले देशों को उन देशों के रूप में परिभाषित करती है जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 14,005 डॉलर से ज्यादा है। भारत में क्षमता है और इसका लक्ष्य 2047 तक इस ऊंची आय वाला देश बन जाएगा। अप्रोच पेपर में यह भी कहा गया है कि विकसित भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें एक विकसित देश की सभी विशेषताएं होगी। इसकी प्रति व्यक्ति आय आज के उच्च आय वाले देशों के बराबर होगी। लेकिन दोस्तों अभी भी हमें कुछ करने की जरूरत है और वो है, हम बता दें आपको अभी भी क्या करने की जरूरत है, वो जानना जरूरी है। उनमें पहला तो है कि हमें जीवन प्रत्याशा दर है उसमें हमें बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जिसमें हम अभी भी पीछे, उसको भी सुधारना होगा। दोस्तों भारत की स्थिति क्या है? 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2800 से 2937 डॉलर प्रति व्यक्ति है, जो कि जापान की प्रति व्यक्ति आय 33,138 से 53,059 की तुलना में लगभग 12 गुना कम है। पहले तो हम यही पिछड़ जाते हैं। जापान की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण वहां के नागरिकों का जीवन स्तर, खर्च करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता भारत से कई गुना ज्यादा है। अब है जीवन प्रत्याशा वृद्धि। किसी देश में लोग औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं, इसका सीधा अर्थ उस देश की अर्थव्यवस्था, संसाधनों, चिकित्सा सुविधाओं से होता है। मूल रूप से जीवन प्रत्याशा औसत आयु को दर्शाती है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और जीवन स्तर को भी बताती है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से देखा जाए तो भारत में यह औसत आय जो है 69 से 70 है, जबकि जापान में ये 84 to 85 औसतन उम्र है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारत में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी और कुपोषण है, जिसमें कि भारत 2023 के इंडेक्स के अनुसार, ग्लोबल हंगर के इंडेक्स के अनुसार भारत 111वें स्थान पर आता है। तो देख लीजिए हम अभी भी कितनी दूर है जापान से। शिक्षा, किसी भी देश में शिक्षा की गुणवत्ता और इसका स्तर ह्यूमन कैपिटल और सामाजिक जो है जीवन में नवाचार को दर्शाता है। भारत में साक्षरता दर 77.7% है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास में कमी है। दोस्तों अब हम बात करें कि हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु
हमले की भयंकर मार से तबाह हुआ जापान साक्षरता की दर से लगभग 100% और उसकी शिक्षा प्रणाली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में विश्व स्तर पर अग्रणी और जानी जाती है। जापान की तकनीकी शिक्षा, यहाँ का कौशल विकास दुनिया के देशों के लिए अनुकरण और अनुसरण करने योग्य है। और यही वजह रही है कि जापान की टेक कंपनियां, कार कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दुनिया में नंबर 1 पर आती है। रोजगार, किसी भी देश में रोजगार की स्थिति, वहां की नौकरियों की गुणवत्ता आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता को दर्शाती है। जो देश अपनी कामकाजी आबादी को नौकरी देने में कामयाब होते हैं, वहां सामाजिक स्थिरता और संतुष्टि की दर ज्यादा होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत की तुलना में जापान में कम बेरोजगारी और यहाँ संगठित रोजगार प्रणाली है, जो देश को स्थिरता प्रदान करती है। जापान की बेरोजगारी दर 2.5% है ओनली, जबकि भारत की बेरोजगारी दर 6.1% है। दोस्तों, भारत औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है। इससे लोगों को नौकरियां मिल रही है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा जापान से आगे निकलने में। मैन्युफैक्चरिंग, दोस्तों, हम जाते जाते आपको 2 पॉइंट में बता देते हैं कि हम जापान से भी कहां पिछड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, इससे रोजगार बढ़ता है और आखिरकार देश का निर्यात भी बढ़ता है। दोस्तों, किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था की बुनियाद होता है, उसका आधार होता है। और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या सेक्टर है वो जीडीपी में 13 से 14% का योगदान देता है। लेकिन दोस्तों, यदि यही बात मोदी जी के शब्दों में सुने तो मेक इन इंडिया को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं और वोकल फॉर लोकल से कई देसी कंपनियों ने भारत में निर्माण शुरू किया है और एप्पल जैसी विदेशी कंपनियां भी भारत में निर्माण के लिए आ रही है। दोस्तों, लेकिन यदि हम बात करें जापान की, तो जीडीपी में 20% से अधिक का योगदान मैन्युफैक्चर कंपनी का है जापान की अर्थव्यवस्था में। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, टेक्नोलॉजी अनुसंधान की नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। यूनेस्को के अनुसार भारत का रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च जो है वो जीडीपी का 0.7% है। भारत सेकंड और डिजिटल सेवाओं में मजबूत है, लेकिन हार्डवेयर और स्वदेशी तकनीकी में पीछे है। हालांकि भारत में फिनटेक, स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय काम किया है। जापान जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर जीडीपी का 3.3% खर्च करता है। यहाँ रोबोटिक्स, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्ल्ड लीडर कंपनी है, जापान भी वर्ल्ड लीडर बना। दोस्तों, अब आपको बता दी जो लास्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, सामाजिक सुरक्षा। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगारी शामिल है। ये सरकार के ऐसे पहलू हैं जो नागरिकों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं और भारत में काफी कम है। यदि हम इंडेक्स की ओर देखें तो भारत कहीं भी टॉप 10 में नहीं आता है, यदि हम सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो। दोस्तों, यही वजह है कि हम चौथे स्थान पर आने के बावजूद भी जापान से काफी पीछे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या भारत वाकई में चौथे नंबर पर है? भारत कितने समय में 3 नंबर पर काबिज हो जाएगा और भारत को सही अर्थों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, आपके कमेंट्स की अभी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।